हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये फोर्थ सेशन है। तो हमने प्रीवियस जो थर्ड सेशन था उसमें हमने देख लिया था फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये सेशन में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फॉयल। तो हेनरी फॉयल ने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे इन द बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। उनकी बुक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, और ये बुक कब रिलीज़ हुई थी? 1916 में। अभी हेनरी फॉयल कौन थे? वो एक फ्रेंच सिटीज़न थे, फ्रांस के थे, और वो इंजीनियर थे और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, मतलब उनकी खुद की इंडस्ट्री भी थी। और हेनरी फॉयल ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स है उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये कौन से 6 पार्ट है? टेक्निकल एक्टिविटी, मतलब जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है आपके इंडस्ट्री में या फिर आपकी कंपनी में, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फिनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटी में क्या होगा? जो भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री के मशीनरीज़ है या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, आपको इवन आपको अगर रॉ मटेरियल ख़रीदना है या फिर उसका रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके आपके कंपनी में आएगा, जो लॉजिस्टिक्स कहते हैं जिसे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। शेड्यूलिंग कहते हैं। शेड्यूलिंग मतलब आपको शेड्यूल देना है कि रॉ मटेरियल कौन से टाइम पे आपके पास आएगा। मतलब आपने बोला है कि 1 लाख मटेरियल हमको चाहिए, पर हमको पहले दिन सिर्फ 10,000 चाहिए। 10,000 जो यूनिट्स है वो सुबह के 7 बजे आएंगे। नेक्स्ट डे हमको दूसरे 10,000 यूनिट्स चाहिए सुबह के 7 बजे। तीसरे दिन हमको और एक 10,000 यूनिट्स चाहिए। तो वो शेड्यूल बनता है कि कौन से टाइम पे कितना रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आएगा, वो कौन से टाइम पे आप मशीनरी के अंदर डालेंगे, उसका पूरा जो फिनिश प्रोडक्ट है कितने टाइम पे बनेगा, आप वेयर हाउस में उसको कितने बजे स्टोर करने जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली और डिस्ट्रीब्यूटर के पास कौन से टाइम पे जाएगा। ऐसा पूरा शेड्यूलिंग होता है हर एक चीज़ का। ये तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, पर बहुत डिटेल में भी शेड्यूलिंग होती है हर चीज़ की। तो इवन ये शेड्यूलिंग रहा वो भी टेक्निकल एक्टिविटी में आएगा। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन और सब कर रहे हो वो भी टेक्निकल एक्टिविटी में आएगा। नाउ कमर्शियल एक्टिविटी में क्या आएगा? आपका जो भी परचेज़ है, सेल है, एक्सचेंज ऑफ गुड है। अगर आप सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कर रहे हो, होलसेलर को अपने डिस्काउंट्स दे रहे हो, होलसेलर को स्कीम दे रहे हो, बाई 1 गेट 1 और सब दे रहे हो, वो सब आपका कमर्शियल एक्टिविटी में आएगा। एक्सचेंज ऑफ यूनिट क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज कई बार हम एडवर्टाइजिंग के लिए फ्री सैम्पल्स देते हैं, या फिर कुछ और ऐसे जगह पे हमको फ्री सैम्पल देना होता है। गिफ्टिंग करने के लिए हम कई बार फ्री में सामान देते हैं, तो वो सब एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स में उसको डाला हुआ है। मतलब एडवर्टाइजिंग, गिफ्टिंग जो भी आएगा, आपने उसको सामान दिया। नेक्स्ट है फिनेंशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए फिनेंशियल एक्टिविटी और अकाउंटिंग एक्टिविटी अलग अलग लिखा हुआ है। फिनेंशियल एक्टिविटी में क्या आएगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, यूज़ ऑफ कैपिटल, फंड मेंटेनेंस, री इन्वेस्टमेंट। अभी प्रोक्योरमेंट में जैसे हमने सीखा हुआ था, आई थिंक कमर्शियल करस्पॉन्डेंस वाले में, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस वाले में शायद ये चैप्टर्स आते हैं। प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना होता है। आपको अगर कभी भी फंड रेस करना है मार्केट में से, आपको अपने शेयर्स इशू करने हैं, तो पहले उसके लिए तो प्रोस्पेक्टस इशू होगा, उसके बाद शेयर्स अलॉटमेंट होगा, शेयर्स कॉल फॉर हो गए, फिर शेयर के कॉल्स आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है फंड कलेक्ट करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। अभी उसको हमको यूज़ करना है, तो हमने जैसे देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ का फंड है, तो मेरे पास 5 रास्ते हैं, 5 डिफरेंट एवेन्यूज़ है जहाँ पे मैं ये 1 करोड़ रुपए यूज़ कर सकती हूँ। मैं कोई फैक्ट्री लगा सकती हूँ, मैं कोई बिल्डिंग नई अपनी ख़रीद सकती हूँ, मैं कोई ऑफिस बिल्डिंग, मैं अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ऑफिस का स्पेस चाहिए तो मैं ऑफिस का स्पेस ले सकती हूँ, या फिर मैं कोई मशीनरी ले सकती हूँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो है, बट उसका मैं क्या यूज़ करूँगी वो मुझे डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँगी कि हर चीज़ के लिए क्या कॉस्ट आएगा, और अगर सपोज़ मैंने फैक्ट्री लगाई तो उससे मुझे फ्यूचर में कितना बेनिफिट आएगा, अगर मैंने मशीनरी ख़रीदा तो मुझे कितना बेनिफिट आएगा, अगर मैंने एक कमर्शियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो मुझे फ्यूचर में कितना बेनिफिट आएगा। वो सब आप देखोगे, और फिर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में आ रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट, और फिर उसको चूज़ करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। तो ये यूज़ ऑफ कैपिटल में आप कैपिटल को कैसे यूज़ करोगे वो डिसाइड करने के लिए इसमें आता है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। अभी देखिए अकाउंटिंग में क्या आएगा। हमने जैसे देखा प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल के लिए पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है।
तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लेकिन क्या उसकी अकाउंटिंग करोगे? अकाउंटिंग नहीं करोगे ना, ये तो सिर्फ आपने प्रोस्पेक्टस तो एक डॉक्यूमेंट है, वही इशू किया है। फिर जब आपको शेयर्स के पैसे आए, शेयर्स के जब पैसे आएंगे आपने शेयर, तो तब आप उसको अकाउंटिंग करोगे ना कि शेयर्स के इतने पैसे आए हैं, इतने हमने रिफ़ंड कर दिए, इतने हमने अलॉट कर दिए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट सब होगा। तो प्रोस्पेक्टस वाला स्टेज फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन वो अकाउंटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने यूज़ ऑफ कैपिटल में देखा कि हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन क्या वो 5 ऑप्शन की अकाउंटिंग होगी? अकाउंटिंग नहीं होगी। फाइनली हमने सपोज़ जो एग्जांपल हमने देखा कि भाई फैक्ट्री लगानी है, मशीनरी खरीद सकते हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग खरीद सकते हो, तो ये सब हम जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, इट इज़ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। हो सकता है हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमें एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है, तो ये हमने डिसाइड किया है कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है, अभी भी उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। अभी हमने सोचा कि ये वाली XYZ कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं हम। नेगोशिएशन भी क्या है? ये तो ओरल बातें हैं, ये फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन अभी भी उसका अकाउंटिंग नहीं हुआ होगा क्योंकि कुछ भी पेपर पे नहीं है। फाइनली जब हम वो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए एग्रीमेंट साइन करेंगे, जब फाइनली एग्रीमेंट साइन होगा, तब जाके वो अकाउंटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो देखो, अकाउंटिंग एक्टिविटी में आने से पहले हमने बहुत सारे प्रोसेस किए, बहुत सारा नेगोशिएशन किया, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग किए, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। जब वो ऑन पेपर आ जाएगा सब कुछ, उसके बाद वो अकाउंटिंग एक्टिविटी में आएगा, इसीलिए इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट रखा गया है। फोर्थ है हमारा सेफ्टी एक्टिविटी। तो हमारे जो एम्प्लॉय की सेफ्टी है, हमारे जो एसेट्स है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, उन सब की सेफ्टी इसमें आ जाती है। जैसे कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर आप कोई बिल्डिंग में हो तो वहाँ पे लिफ्ट्स होती है, तो लिफ्ट का टाइमली मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे रेगुलरली फ्लड आता है, तो फ्लड के लिए भी सेफ्टी होगा, क्योंकि फ्लड सेफ्टी आप देखोगे, वरना अगर फ्लड आ गया तो आपके जो गुड्स पड़े हैं आपके वेयर हाउस में, आपका जो एसेट पड़ा है आपकी फैक्ट्री में, जो मशीनरी पड़ी है, वो मशीनरी पानी में ख़राब हो सकती है, आपके गुड्स पानी में ख़राब हो सकते हैं। तो वो फ्लड सेफ्टी भी रहेगा, फायर सेफ्टी रहेगा, लिफ्ट का मेंटेनेंस रहेगा। इसके अलावा जो जनरल जो ऑफिस का मेंटेनेंस और सब रहता है, क्योंकि अगर सपोज़ आपके ऑफिस की कोई छत में कोई लीकेज है, तो वो लीकेज के वजह से भी आप, अगर वो आपके गुड्स में या मशीनरी में, वो लीकेज के वजह से भी आपके गुड्स और मशीनरी में नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वो जो जनरल ऑफिस का पूरा मेंटेनेंस है वो भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो 6th पॉइंट है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी में आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, वो सब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर आपका जो सीनियर जो मैनेजमेंट एक्टिविटी, मतलब आपको मैनेज करने के लिए, जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए और उनसे काम करवाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो सब मैनेजमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। सो द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय हेनरी फॉयल वर टोटली न्यू। किसी ने ये सोचा नहीं था, वैसा एकदम ही अलग से उसने दिया था। ही बिलीव दैट टू बिकम सक्सेसफुल मैनेजर इन एनी इंडस्ट्रियल यूनिट, ओनली नॉलेज इज़ नॉट एसेंशियल. It requires to be aware with suitable functioning method of respective industries format. मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नॉलेज नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसका भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपको पता है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके बाद ही आप अपना नॉलेज वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हेनरी फॉयल बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस प्रेजेंटेड 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 14 है। तो पहले एक बार जिस्ट देख लेते हैं, फिर डिटेल देख लेंगे। तो ये 14 कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स हर इंसान को उसकी जो एबिलिटी है, उसकी मेंटल एबिलिटी है, फिज़िकल एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी इंसान है वो एफिशिएंटली काम कर पाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। अभी सपोज़ वाउचर बनाने हैं, वाउचर बनाना क्लरिकल काम है। अगर मैं किसी सीए को बोलूँ, जो सीए वहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट बन के बैठा है, उसको बोलूँ कि नहीं वाउचर तुम बनाओगे, तो क्या ये उसकी एबिलिटी का पूरा यूज़ है?
उसकी एबिलिटी का कंप्लीट यूज़ नहीं है। वाउचर बनाना बहुत ही सिंपल काम है, वो कोई क्लर्क भी कर सकता है, तो आप उसको वो काम नहीं दोगे। एट द सेम टाइम आप उसका उल्टा भी सोच सकते हो। सपोज़ बहुत ज़्यादा जो डेटा है आपके पास, बहुत ज़्यादा सेल्स की फ़िगर है और आपको सेल्स की फ़िगर अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंसर्ट करनी है, डालनी है। तो अगर मैं किसी बहुत ही हाईली प्रोफेशनल इंसान को बिठा दूँ कि ये सारी जो सेल्स की फ़िगर्स है वो सब आप सॉफ्टवेयर में इनपुट कर दीजिए, तो क्या वो फ़ायदेमंद होगा? वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज़, वो जो इनपुट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए ना। वो जो किसी ने अगर टाइपिंग सीखा है या फिर मतलब टाइपिंग सीखा है और उसको में स्पीड है डेटा एंट्री करने का, तो ही वो जल्दी से वो काम कर पाएगा, है ना। जस्ट बिकॉज उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसलिए उसको डेटा एंट्री दे दिया, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके पास स्पीड है टाइप करने के लिए, तो वो जल्दी से सेल्स की फ़िगर सारी सॉफ्टवेयर में डाल पाएगा। तो आपको देखना है कि किस पर्सन के पास किस चीज़ का एबिलिटी है और फिर उसको वो काम देना है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, हर एक इंसान प्रोडक्टिवली काम कर पाएगा। सो दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज़ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सभी लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मार्केटिंग मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स मैनेजर की, जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रोड्यूस करो, सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सेल करो। तो इस तरीके से आप, एक ही इंसान सारा काम नहीं कर सकता, आपको अलग अलग इंसान को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए आपके पास थोड़ी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अगर मुझे बोला गया है कि मुझे ये महीने में 2 क्लाइंट लेके आना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये महीने में 2 क्लाइंट लेके आना है। लेकिन वो 2 क्लाइंट मैं कैसे लेके आऊँगी? मैं जब क्लाइंट से बात करने जाऊँगी, क्लाइंट मुझे 2 सवाल पूछेंगे। क्लाइंट मुझे ये भी पूछेगा कि तुम मुझे डिस्काउंट दोगे, तुम मुझे कोई एक्सेसरीज़ दोगे, तुम मुझे क्या फ़ेवर देने वाले हो एक्स्ट्रा। तो वो जो डिस्काउंट नेगोशिएट करने की ऑथोरिटी मेरे पास होनी चाहिए। अगर मेरा क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मैं 50,000 से कम के डिस्काउंट में तो नहीं करूँगा, तो 50,000 का डिस्काउंट देने का जो अथॉरिटी है वो मेरे पास होना चाहिए, तो ही मैं क्लाइंट लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो जैसे हमारे स्कूल में भी होता है कि भाई सीधी लाइन में चलो, यूनिफॉर्म करेक्ट पहन के आओ, तो वैसे ऑफिस में भी होता है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो ही ढंग से काम हो पाएगा। अभी आप सोचो, आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, 9 o'clock आने का टाइम है, अभी सब लोग 9 o'clock को आ रहा है, एक इंसान है जो रोज़ 9:20 को आ रहा है। तो अभी उसमें क्या होगा, अगर रोज़ 9:20 को आ रहा है तो उसका सीनियर उसको टोकेगा कि भाई 9:20 का टाइम नहीं है, 9 o'clock का टाइम है, टाइम से आया करो, वरना तुमको हम मेमो देंगे और फिर तुमको जॉब से निकाल देंगे। अगर सपोज़ वो बात नहीं मानता है तो क्या होगा, तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में एक रिजेंटमेंट क्रिएट होगा। वो सोचेंगे कि यार ये 9:20 को आ रहा है, इसका तो कुछ उखाड़ नहीं पा रही मैनेजमेंट, तो चलो हम लोग क्यों टाइम पे आए, हम लोग भी अभी से लेट आना शुरू कर देंगे। और फिर उसके वजह से सब लोग अगर लेट आना शुरू कर देंगे तो काम सफ़र करना शुरू कर देगा। तो डिसिप्लिन जब तक रहेगा उतनी देर काम बहुत अच्छी तरह हो पाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में ये रहता है कि आपको एक ही सीनियर होगा जो आपको काम देगा और आपको एक ही सीनियर को रिपोर्ट करना है। अभी सपोज़ मेरे पास 3 सीनियर है, मेरे 3 लोग हैं जो कि मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक इंसान मुझे बोलेगा कि ये काम मुझे करके दो 8 बजे तक, दूसरा इंसान बोलेगा ये काम भी मुझे चाहिए 8:30 बजे तक, तीसरा इंसान भी बोलेगा ये काम मुझे चाहिए 8:30 बजे तक। तो मैं किसकी बात मानूंगी? अल्टीमेटली इंसान तो मैं एक ही हूँ ना, तो मैं 3 लोगों के काम तो कर नहीं सकती हूँ ना। सेम टाइम पे मैं 3 लोगों के काम नहीं कर सकती हूँ, अलग अलग टाइम पे कर सकती हूँ, सेम टाइम पे नहीं कर सकती हूँ। बट बिकॉज ये तीनों मेरे सीनियर है तो मैं किसकी बात मानूंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको जो कमांड है वो सिर्फ एक ही बंदा आपको कमांड देगा और आपको सिर्फ एक ही बंदे को रिपोर्ट करना है। वरना क्या होगा, मैंने अपना सेल्स रिपोर्ट एक बंदे को दिया, दूसरे बंदे को भी मैं अपना सेल्स रिपोर्ट दे रही हूँ, तीसरे बंदे को भी सेल्स रिपोर्ट दे रही हूँ, वो तीनों वो सेल्स रिपोर्ट देख के मुझे अलग अलग इनपुट दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि तुम क्लाइंट से ज़्यादा बात करो, कोई बोल रहा है नहीं क्लाइंट से थोड़ा कम बात करो, कोई बोल रहा है कि तुम क्लाइंट से बात करना छोड़ ही दो, है ना। तो वो क्या करूँ मैं, तो वो एक यूनिटी ऑफ कमांड रहता है कि इंस्ट्रक्शन एक ही जगह से आएगा और रिपोर्टिंग भी एक ही जगह पे होगी। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको कहाँ जाना है, रोड पे आपको कौन से रोड पे जाना है, वो सब लोग एक ही साथ रोड पे जाएंगे।
अगर बस में लोग बैठे हैं, बस में एक इंसान पीछे से बोल रहा है कि नहीं सीधा जाओ, और दूसरा इंसान बोल रहा है कि नहीं यहाँ से लेफ़्ट लो, और तीसरा इंसान बोल रहा है नहीं यहाँ से राइट लो, बस ड्राइवर क्या करेगा? अल्टीमेटली तो ये जो पीछे चल रहा है सीधा जाओ, लेफ़्ट जाओ व राइट जाओ, ये जो हलचल चल रही है उसमें तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट ही हो जाएगा और आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हमको क्या करना है और सभी को उसी के तरफ फॉरवर्ड मूव होना चाहिए। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो अगर जनरल इंटरेस्ट ये है तो कि मैं अभी उसमें एग्जांपल क्या दूँ कि जनरल अगर ऑफिस का इंटरेस्ट इसमें है कि बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर होना चाहिए, लेकिन मेरा खुद का टारगेट क्या है? मेरा खुद का टारगेट ये है कि मैं बैकलॉग एक ये महीने में करूँगी, एक नेक्स्ट महीने में करूँगी, एक थर्ड महीने में करूँगी। मैं अपना टारगेट लेके क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मैंने अपना पर्सनल ये सोच के रखा है कि मुझे अप्रेज़ल के टाइम पे काम आएगा। अगर मैं इस तरीके से काम करूँगी तो मुझे अप्रेज़ल के टाइम पे काम आएगा। या फिर मैं ऐसे सोचूँगी कि यार मुझे छुट्टी पे जाना है, छुट्टी के टाइम पे फिर ये मुझे प्रॉब्लम करेंगे, मैंने बैकलॉग सब अभी क्लियर कर दिया तो फिर मुझे बाद में छुट्टी में प्रॉब्लम होगी। ये सब नहीं होना चाहिए। जो जनरल ऑफिस का इंटरेस्ट क्या है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मेरे जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, डेफिनेटली मेरा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा लेकिन वो सबॉर्डिनेट रहेगा, मेरा ऑफिस का इंटरेस्ट प्रायोरिटी में रहेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके पहले जो था उसमें फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स में हमने एक देखा था कि हमें लोगों को पूछना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को पूछना चाहिए कि उनको किस में इंटरेस्ट है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ पे उसे काम करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने की अकाउंटिंग की पढ़ाई की है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि मैं एक बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाके भी काम करूँ। अभी मेरे एम्प्लॉय ने बोला है कि ठीक है मैं तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजूँगा 4 महीने बाद, लेकिन अब मैं नाराज़ होकर बैठ गई कि नहीं मुझे 4 महीने बाद नहीं, मुझे अभी के अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम चाहिए। ऑफिस का इंटरेस्ट क्या है कि मैं 4 महीने तक अकाउंटिंग में काम करूँ, 4 महीने का अकाउंटिंग में अपना पूरा काम निपटा दूँ, उसके बाद वो मेरे को मार्केटिंग में भेज देंगे। मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि मुझे अभी के अभी मार्केटिंग में जाना है, तो मुझे ऑफिस का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है और मुझे अपना पूरा अकाउंटिंग का काम कंप्लीट करके फिर 4 महीने बाद ही मार्केटिंग में जाना होगा। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबॉर्डिनेट रहेगा, नीचे रहेगा, और जो जनरल इंटरेस्ट है वो ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। तो जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अच्छी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। एफिशिएंट लोगों को ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, इनएफिशिएंट लोगों को कम रेम्यूनरेशन मिलेगा। एफिशिएंट लोगों को हमेशा मतलब थोड़ा कंपेंसेशन ज़्यादा रहेगा उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में आपको ध्यान रखना कि आपको कितना सेंट्रलाइजेशन करना है। हमारा जो सेकंड पॉइंट था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हमने क्या बोला था कि सभी लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए अथॉरिटी देना है। तो अगर आप सब लोगों को अथॉरिटी दोगे तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज आपने सब लोगों को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे के रखी है। अगर आप किसी को भी आपने कोई अथॉरिटी नहीं दे के रखी है तो उसको कहा जाएगा सेंट्रलाइजेशन। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं कि मतलब जैसे आप कोई छोटे से प्रोविज़न स्टोर में चले जाओ, प्रोविज़न स्टोर में वो मालिक वहाँ पे बैठा होगा प्रोविज़न स्टोर में, उसके नीचे 1-2 लोग काम कर रहे होंगे सामान लेके आने का देने का। अभी वहाँ पे सपोज़ कोई भी बिल आता है, सपोज़ आपने बहुत सारे मटेरियल ख़रीदे, 1 लाख रुपए का मटेरियल ख़रीदा, तो लेकिन वो 1 लाख रुपए का बिल कौन देगा? वो मालिक ही देगा। अगर सपोज़ चाय आ रही है, चाय 10 रुपए की आ रही है तो भी वो बिल कौन देगा? मालिक ही देगा। मतलब सारी अथॉरिटी वो जो ओनर है उसके पास ही है। तो यहाँ पे लेकिन बिकॉज वो सिर्फ एक छोटा सा प्रोविज़न स्टोर है, बहुत छोटा बिजनेस है, तो सारी अथॉरिटी मालिक के पास है, ठीक है। वर्कर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कभी भी वर्कर को जाके कुछ पूछोगे तो वो बोलेगा कि मालिक को आने दो, वो आपको जाके बताएंगे। तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ठीक है बिकॉज वो इतनी छोटी यूनिट है। लेकिन अगर बहुत बड़ी यूनिट है तो वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, अपने जूनियर्स को ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो आपको देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है और आप कितना सेंट्रलाइजेशन रखना चाहते हो या फिर कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन में
एक चेन बनती है फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। तो जो टॉप लेवल है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स रहेंगे, और जैसे जैसे आप नीचे नीचे लेवल पे जाओगे तो सब लोगों की जो पावर्स है वो घटती जाएगी। तो वो हमेशा चेन में चलना चाहिए। सबसे ऊपर अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइज़र है, उसके नीचे फॉरमैन है, सुपरवाइज़र के नीचे फॉरमैन है, उसके नीचे वर्कर है। तो हमेशा सुपरवाइज़र के नीचे फॉरमैन है ना, तो सुपरवाइज़र के पास ज़्यादा पावर होगी, फॉरमैन के पास थोड़ी कम पावर होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि फॉरमैन के पास ज़्यादा पावर है और सुपरवाइज़र के पास कम पावर है। ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए। आपके सीनियर के पास हमेशा आपसे ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, वरना फिर क्या होगा, वरना फिर डिसिप्लिन में प्रॉब्लम भी आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। क्या हो रहा है? तो हर चीज़ ऑर्डर में रखी हुई होनी चाहिए। अभी वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, मेन हो या फिर आपका मटेरियल हो, ठीक है। अगर मेन की बात है तो जो स्किल्ड पर्सन है वो सबसे टॉप लेवल पे रहेंगे, जो अनस्किल्ड होंगे वो सबसे बॉटम लेवल पे रहेंगे, ठीक है। जब से अगर कोई सीए है तो वो सीए है प्लस उसने बहुत सारे और भी किए हुए हैं अपने, उसके पास एक्सपीरियंस और सब है, तो वो हेड ऑफ़ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा, सीएफओ रहेगा। अगर कोई ऐसा सीए है जो कि एकदम न्यूली रिक्रूट है, अभी न्यूली पास हुआ है, तो वो उसके नीचे अकाउंट्स ऑफिसर या ये कोई पोस्ट पे रहेगा। और अगर कोई ग्रेजुएट है जिसने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट है, तो वो लोअर लेवल एम्प्लॉय में रहेगा। तो हमेशा एक ऑर्डर में रहेगा उनके स्किल के बेसिस पे। सिमिलरली जो मटेरियल है, मटेरियल भी एक ऑर्डर में रहेगा। सबसे पहले एंट्री के पास क्या रहेगा, रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग रहेगा। फिर वो रॉ मटेरियल फर्स्ट लेवल पे प्रोसेस होगा, उसके बाद की मशीनरी रॉ मटेरियल को सेकंड लेवल का प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद की मशीनरी थर्ड लेवल की प्रोसेसिंग करेगी, उसके बाद की मशीनरी फोर्थ लेवल की प्रोसेसिंग करेगी। समझ रहे हो, एक लाइन में रहेगा सब कुछ ताकि सबका मूवमेंट आराम से हो। अगर आपने फर्स्ट लेवल के बाद फोर्थ लेवल रख दिया, उसके बाद सेकंड लेवल रख दिया, उसके बाद थर्ड लेवल रख दिया, तो क्या होगा, सब कुछ हैप हैज़र्ड हो जाएगा। जो आपके जो मटेरियल है उसको फर्स्ट से लेके आपको सेकंड लेवल के मशीनरी तक अलग से ट्रांसपोर्ट करके जाना पड़ेगा, फिर सेकंड से वापस थर्ड पे लेके आना पड़ेगा, फिर थर्ड से वापस फोर्थ लेवल की मशीनरी पे। तो उससे क्या आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी होगा। तो आप जो भी चीज़ है, आपका मैन हो या मटेरियल हो, आपको उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। तो हमने जैसे डिसिप्लिन में भी देखा था कि एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब इक्वालिटी में क्या है कि जो सीनियर्स है उनको अपने जो जूनियर्स है, उनको अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको इक्वली रखना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है। तो ये इसके लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। अभी कई बार होता है कि कोई इंसान हमारे साथ प्यार से बात करता है, कोई इंसान है जो ज़्यादा बात ही नहीं करता, वो अपने काम से मतलब रखता है। तो हमारा कभी कभी ज़्यादा लगाव किससे हो जाता है, जो इंसान रेगुलरली हमसे बात कर रहा है उससे हमारा लगाव हो जाता है। लेकिन जब वो दोनों लोग हमारे पास काम लेके आएंगे तब हमको इक्वली देखना है, तब हमको अपने पर्सनल रिलेशनशिप नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि किसने ऑब्जेक्टिवली बेटर काम किया है। अगर वो जो शांत रहने वाले इंसान ने बेटर काम किया है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना है। हमें अपने पर्सनल रिलेशन दूसरे के साथ है तो उसको मैं फेवर दूँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो डिसिप्लिन उसके लिए है जो एम्प्लॉयज़ है, और इक्वालिटी उसके लिए है जो सीनियर है, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को देख रहे हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि अगर आप इक्वालिटी नहीं रखोगे तो उससे क्या फेवरिज्म होगा, तो फिर वापस आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिसिप्लिन बिगड़ेगा। क्योंकि एम्प्लॉयज़ रियलाइज़ करेंगे कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भी मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अब दूसरी तरीके से उसको दिखाएंगे, थोड़ा इनडिसिप्लिन होके अपने दूसरे तरीके से वो उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इससे वापस ऑफिस का डिसिप्लिन बिगड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। तो देखिए, जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इटसेल्फ बहुत लंबा होता है एंड एट द सेम टाइम बहुत कॉस्टली भी होता है। तो जैसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट लोगे, उसके बाद बहुत सारे लोगों का आप इंटरव्यू लोगे, उसके बाद आपका एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद आपको उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग होगा, सपोज़ 2 महीने 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, और वो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग में क्या होगा, वो इंसान प्रॉपरली काम तो कर नहीं पाएगा, मतलब फुल्ली एफिशिएंटली तो काम नहीं करेगा क्योंकि अभी तो वो सीख रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको सैलरी उसको पूरी देनी पड़ेगी। तो एक्चुअली जो भी रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो जो कंपनी होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है।
अभी अगर आप ये सोचो कि कोई इंसान रिक्रूट हुआ, उसने ट्रेनिंग लिया, लेकिन फिर उसको ये पता चला, मतलब जो सीनियर्स है वो बहुत ज़्यादा फेवर दिखा रहे हैं या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ही नहीं है, तो वो चला गया 1 साल में आपको छोड़ के। तो आपने तो 3-4 महीने की जो उसको ट्रेनिंग दिया था, उसको रिक्रूट किया था, तो इतना ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया, और फिर वो इंसान आपके पास रहा ही नहीं। तो फिर आपको अभी नेक्स्ट ईयर वापस खर्चा करना पड़ेगा किसी और को रिक्रूट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो आपका खर्चा अल्टीमेटली कितना ज़्यादा बढ़ गया आपका। इस तरीके से आप, अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ है बार बार आपको छोड़ के जाएंगे, तो आपको कंटिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करते रहना पड़ेगा, और फिर अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसमें एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब भी एम्प्लॉय आपके पास ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास रहते हैं, तो उसका भी एक नॉलेज का एडवांटेज आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ आपकी कंपनी जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रही है, अभी अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पुराने हैं, तो उनको नॉलेज होगा कि भाई आपको रेगुलर जो काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जब वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो कंसल्टेंट है, उनको एक फीडबैक दे पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि देखो हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आप इसका सोल्यूशन सॉफ्टवेयर में इंकॉर्पोरेट करना। तो आपका सॉफ्टवेयर भी बेटर होगा, आपका जो वर्किंग बेटर होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बेटर होगा। अभी आप इमेजिन करो कि आपके कंपनी में कोई टिकता ही नहीं है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है सारे नए एम्प्लॉयज़ है, तो उनको इतना नॉलेज ही नहीं है कि वो फीडबैक दे सके कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको फेस किस तरीके से करना है, वो नॉलेज ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका कंपनी का प्रोडक्टिविटी उतना लेस रहेगा। तो किसी भी कंपनी में ज़रूरी है कि जो स्टेबिलिटी रहे, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है वो स्टेबल रहे, ज़्यादा टर्नओवर ना हो, एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा ना हो। तो जैसे आप कंपनीज़ में भी बहुत सारे देखोगे, जो लिस्टेड कंपनीज़ होती है ना, उसमें जब टॉप मैनेजमेंट जो रिज़ाइन करके जाते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनीज़ होती है जिसमें एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सब न्यूज़ में रहता है। और ऐसी जो कंपनीज़ होती है, उनका जो वैल्यूएशन होता है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता, उसमें जो ट्रस्ट रहता है वो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि जब जो एम्प्लॉयज़ है वो रेगुलरली छोड़ के जाते हैं, देन इट इज़ एन इंडिकेटर, वो एक इशारा है कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से एम्प्लॉयज़ बार बार उसको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर टॉप एम्प्लॉयज़ जो है वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशिएटिव मतलब हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें encourage करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ को encourage करना है कि वो अपने तरीके से आगे बढ़ के कोई काम इनिशिएट करे, मतलब काम की पहल करे। अभी सपोज़ मेरा जो जूनियर है, मैं उसको बोलूँ कि भाई ये काम कर दो, और वो उतना काम कर लेगा और उसके बाद वो बैठ जाएगा। उसके बाद मैं उसको, बाद में मेरा ध्यान पड़ेगा कि अरे इसने ये काम कर लिया, अभी वो बैठा है, तो चलो उसको दूसरा काम दो। फिर वो दूसरा काम करेगा, बैठ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, मुझे भी जितना नॉलेज है मैं उसे उतना काम दे दूँगी, और फिर वो अपना काम करके बैठ जाएगा, वो भी अपना टाइम वेस्ट करेगा। पर अगर उसके अंदर इनिशिएटिव है, तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा ठीक है, मेरा ये काम हो गया, मैं अपने तरीके से सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम अपना काम बेटर किस तरीके से कर सकूँ, कितनी आसानी से किस तरीके से कर सकूँ। अगर मैडम मुझे नेक्स्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन मांगेगी, तो मैं पहले से ही तैयार करके रखूँ, या फिर एक डिफरेंट तरीके से तैयार करके रखूँ, है ना। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उससे कोई रिपोर्ट मांगी हो अपने जूनियर से, और जूनियर अपने नॉलेज से बोल रहा हो कि मैम आप जो रिपोर्ट मांग रहे हो उससे बेटर फॉर्मेट ये वाला है, उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो है, ये जूनियर इनिशिएटिव कब ले पाएगा, जब वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, है ना। उसको सिक्योरिटी किस बात की है कि भाई अगर मैं इनिशिएटिव लूँगा तो मेरा सीनियर जो है वो ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं है, वो अच्छा इंसान है, वो मुझे इंकरेज करेगा, है ना। अगर कोई ऐसा सीनियर है जो कि उसको डांट दे के भाई तुम चुप बैठो, तुमको जितना बोला है उतना ही करो, तो फिर जूनियर इनिशिएटिव नहीं लेगा। तो पहले तो उसको सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा जो टैलेंट है वो मेरा सीनियर पहचानता है और उसको रिस्पेक्ट करता है। और नेक्स्ट उसको ये भी चाहिए कि कोई उसको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। और कॉन्फिडेंस उसको कहाँ से आएगा, उसके खुद के नॉलेज और ट्रेनिंग से आएगा।
तो हमें अपने जूनियर्स को हमेशा इनिशिएटिव के लिए इंकरेज करना है, कंपनी को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव के लिए इंकरेज करना है। इससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ का भी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो कंपनी को यूज़फुल आएगा और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। और फाइनली हमारा है स्प्रेड अक्रॉस, यानी कि फीलिंग ऑफ वननेस। तो हमको ये नहीं सोचना है, एम्प्लॉयज़ को ये नहीं सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन एक अलग एंटिटी है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको एज एन अलग एंटिटी नहीं मानना है। आप देखते हो ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसे ही टैगलाइन रहता है कि वी आर अ फैमिली, और हम सब एक है, यूनिटी है, डाइवर्सिटी है। ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ वननेस। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, उसमें जो फेडरिक टेलर के प्रिंसिपल्स में हमने देखा था कि पुराने ज़माने में जो रहता था, ओनर्स एंड वर्कर्स का कॉन्सेप्ट रहता था। मतलब ओनर्स को अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है और वर्कर्स को अपना वेजेस इंक्रीज़ करना है, तो दोनों में आपस में हमेशा एक टसल रहेगी, है ना, एक टग ऑफ वॉर रहेगा कि भाई वर्कर्स कहेंगे कि मेरा वेज इंक्रीज़ करो, और ओनर्स कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा इंक्रीज़ कर दिया वेजेस तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये नहीं सोचना है कि आपस में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें ये सोचना है कि कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का गोल एक ही है और इसलिए हमको साथ में रह के ही काम करना है। कंपनी को भी यही सोचना है कि भाई एम्प्लॉयज़ ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके थ्रू अपना काम करवा रहा हूँ, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एम्प्लॉयज़ के तरफ, तो उनको उनकी मेहनत का सैलरी देना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करना, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल देना। बेटर लाइफस्टाइल के लिए उसे बेटर परक्विजिट देने पड़ेंगे, बेटर वेजेस देने पड़ेंगे, वो कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे अभी तो काफ़ी जो कंपनीज़ होती है, कंपनीज़ प्रेफर करती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में जाए, क्योंकि स्पेशली जैसे मार्केटिंग में जो लोग होते हैं वो रेगुलरली अपने क्लाइंट के साइट में विज़िट करते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो पेंट कंपनी में मार्केटिंग करता है, तो उसका काम है कि उसको पेंट सेल करना है। तो उसकी जो कंपनी है उसको ये इंसेंटिव देती है कि अगर आप कार ख़रीद लोगे तो हम पेट्रोल के पैसे आपको देंगे, कार के सारे पेट्रोल के पैसे देंगे। और मतलब इतना ज़्यादा पेट्रोल का, मतलब उसका जो पेट्रोल का अलावेंस है वो इतना ज़्यादा है कि उसका कार का पार्ट ऑफ EMI भी कवर हो जाएगा, पेट्रोल एक्सपेंस भी हो जाएगा और EMI भी कवर हो जाएगा। इतना ज़्यादा अलाउंस देते हैं अगर तुम्हारे पास कार है। वो क्यों? क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि भाई तुम्हारे पास कार हो, ताकि जब तुम क्लाइंट के पास जाओ तो क्लाइंट को भी लगे कि भाई मैं थोड़ा स्टैंडर्ड हाई लेवल के इंसान के साथ मार्केटिंग का डील कर रहा हूँ, हाई लेवल इंसान के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो भी तुम्हारा ज़्यादा सुनेगी और फिर तुम्हारा सेल्स भी बेटर होगा, अल्टीमेटली कंपनी का ही फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मतलब एम्प्लॉय का भी ड्यूटी है कि मैं कंपनी के लिए पूरा टाइम दूँ, सिंसियरिटी से काम करूँ, और कंपनी का भी ड्यूटी ये है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेटर लिविंग कंडीशन दूँ। ठीक है, तो 14 कौन से हैं हमारे? डिवीज़न ऑफ वर्क से ही आपका डिराइव होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहली चीज़ तो आपको डिसिप्लिन रखना है, और 11th पॉइंट में आपको जो सीनियर है उसको भी इक्वालिटी रखनी है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अभी नेक्स्ट ये है कि हम एक है, वी हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस, जो हमारे 14 नंबर पे है। तो वननेस किस में होगा? 5th नंबर पे वननेस इन डायरेक्शन भी होगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और यूनिटी ऑफ कमांड भी होगा कि हमको कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और 6th, बिकॉज हमारे पास फीलिंग ऑफ वननेस है, तो वी हैव टू कीप आर इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन सबॉर्डिनेट टू द जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद बिकॉज हम वन है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्सनल का ध्यान रखना है। सो देयर विल बी रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, order should be there, stability of personal tenure should be there, equality should be there, and the employees should take an initiative because they are one with the company. नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन होना चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन पे आपको डिसाइड करना है कि कितना सेंट्रलाइज होगा और कितना डिसेंट्रलाइज होगा। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स। आप जिस तरीके से आपको याद रखना हो, एक में से दूसरा आप पॉइंट्स ओवरलैपिंग है
तो आप उसको जो नंबरिंग्स है वो आप थोड़ा चेंज कर लो, आगे पीछे कर लो, ताकि आप किसी तरीके से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट याद कर पाओ, क्योंकि 14 ऐसा रट के तो बहुत मुश्किल है। तो आप इस तरीके से डिराइव करो कि डिवीजन ऑफ वर्क में से ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव होगा, वननेस में से बाकी सारी चीज़ें डिराइव होगी, रेम्यूनरेशन डिराइव होगा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर, वो सब जो एम्प्लॉय के फेवर में जो भी चीज़ें हैं वो सब डिराइव होगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा ऑर्डर चेंज करके उसको याद कर लेना। तो इसके साथ हम अपना ये चैप्टर तो कंप्लीट करते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। थैंक यू।